नमस्ते बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी टीचर श्रीमती कल्पना अशोक मिस्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम हमारा अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 5वीं में आज अगला पाठ देखेंगे। बच्चों, इकाई दूसरी पाठ तीसरा भाई भाई का प्रेम। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। बच्चों देखो कितना सुंदर गांव है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। ये गांव कितना लुभावना लगता है ना। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में 2 भाई रहते थे। प्यारे बच्चों, खेती ये हमारे भारत देश का सबसे बड़ा व्यवसाय है। गांव के ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए हैं। इसी गांव के 2 भाई भी खेती किया करते थे, यानी कि वो दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। भलाई की बात सोचना यानी एक दूसरे के अच्छे के लिए सोचना। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। फसल कब अच्छी होती है बच्चों? हाँ, जब बारिश बहुत अच्छी होती है और फसल के अनुरूप वातावरण रहता है, तब फसल बहुत अच्छी होती है। देखिए तो खेत कैसे हरे भरे हैं और फसल लहरा रही है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, अतः हमारे गांव के किसान, हमारे देश के किसान खेती पर ही निर्भर रहते हैं। अतः वो बहुत खुश होते हैं जब फसल बहुत अच्छी होती है। और इस तरह से हरे भरे खेत हो, फसलें लहरा रही हो, तो किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बच्चों, किसान की खुशी का ठिकाना न रहना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। किसान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि साल भर की हुई मेहनत का उसे नतीजा मिलता है। बच्चों, आप भी साल भर मेहनत करते हो और परिणाम आते ही खुश हो जाते हो ना? बिल्कुल वैसे ही किसान खुश होता है। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। जब कटाई हो जाती है यानी फसलें तैयार हो जाती है, उसके बाद में फसल को काट दिया जाता है और खलिहान में यानी खेत में अनाज के ढेर नजर आते हैं। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे 2 बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही है। आप भी अपने माता पिता की मदद करते हो ना? वैसे ही किसान जो बड़ा भाई था, उसके बच्चे भी उसको खेती के काम में मदद किया करते थे। तो वो यही सोच रहा था कि मेरे बच्चे तो मेरी गृहस्थी में, मेरे खेती के काम में, घर के कामों में सहायता करते हैं, काम में मेरा हाथ बटाते हैं।
मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। अपने छोटे भाई का ख्याल आते ही बड़ा भाई उठा और खलियान में गया। बच्चों, हमें भी अपने भाई बहन और परिवार के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। जो बड़े होते हैं वो हमेशा छोटों का ख्याल करते हैं। तो यहाँ पर भी बड़े भैया खेत खलियान की ओर आगे बढ़े। देखो तो कितना प्यारा सा खलियान है। ओह, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पेड़ पौधे कैसे लहरा रहे हैं। ये रास्ता तो काटने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। और ये है गांव की नदियाँ। कितना सुहाना है ये दृश्य। तो बच्चों, गांव की नदी और नदी का ठंडा जल यानी कि पानी देखते ही मन गांव की ओर जाने को ललचाता है। आपको भी मन करता है गांव जाने? तो बड़े भैया खलियान की ओर जा रहे थे। रास्ते में आई नदी और नदी पार करते ही दिख गया खेत, उनका खलियान। देखो तो कितनी सुंदर फसल नजर आ रही है और चारों तरफ हरा भरा दिख रहा है ना आपको। यही तो हमारे भारत देश की, हमारे श्रेष्ठ भारत की विशेषता है। जैसे ही बड़े भाई खलियान में पहुंचे, उन्होंने देखा और क्या किया। खलियान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनके खेत में बहुत सारा अनाज था, इसलिए उन्होंने उसमें से 10 गठरी अनाज को अलग से बांधा। ये अनाज बांधा और वो कुछ सोचने लगे। कुछ सोच समझकर अपने छोटे भाई की सहायता करने हेतु उन्होंने यह गठरी में अनाज बांधने का काम किया था। आपको गिनती आती है ना 1 से 10 तक की? आप सबको गिनती लिखनी और बोलनी है। चलो आगे देखते हैं। गठरी, गठरी यानी क्या होता है? गठरी यानी किसी भी वस्तु या सामग्री को कपड़े में डालना, कपड़े में डालकर अच्छे से रखना और फिर बीच में जमा करके चारों ओर से गांठ बांधकर पोटली बना देना, इसे कहते हैं गठरी। यहाँ बड़े भाई ने अनाज की गठरी बनाई थी। उन गठरी में से एक गठरी अपने सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को गठरी में अनाज देने जा रहा था। वो अपने भाई की सहायता करना चाहते थे, इसलिए वो भाई के ढेर की ओर बढ़े। और यहाँ ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा लेटा हुआ था और सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ मैं जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए उनकी सहायता करनी चाहिए। अतः वह भी उठा और खलियान में गया। दोनों भाई एक जैसी ही सोच रखते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे की सहायता करने चल पड़े। अब छोटा भाई भी देखो तो वही रास्ते से खेत की ओर, अपने खलियान की ओर जा रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। आपको पता है ना ये रास्ता? आपने बड़े भाई को भी इसी रास्ते से खलियान की ओर जाते हुए देखा है। ये रास्ता जैसे ही पार हो गया, उसे अपना खलियान खेत नजर आया। खलियान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। देखा ना बच्चों,
दोनों भाई एक दूसरे को 10-10 गठरी अनाज बांधकर देने की सोच रहे हैं। ये देखो, वह गठरी सर पर उठाकर आगे बढ़ रहा है। उसने भी 10 गठरी अनाज को बांधकर उसमें से जो गठरी बनाई थी उसे सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ना चाहा। आगे बढ़ते ही, बच्चों ये देखो, अंधेरी रात थी। ओह, कितना घना अंधेरा है, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और अचानक क्या हुआ? अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। अब पहले उत्तर बड़े भाई ने दिया। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान में से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है। खर्च अधिक होना यानी ज्यादा खर्च होना। आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। इस तरह देखा जाए तो दोनों भाई, बड़े भाई और छोटे भाई, दोनों ही कितने अच्छे थे, एक दूसरे के बारे में कितना सोचते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे और दोनों एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। अपनी बात कहते कहते, सुनते सुनते दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। बच्चों, दोनों भाई एक दूसरे के बारे में ही सोचते थे। दोनों की सोच एक जैसी थी, दोनों के विचार कितने अच्छे थे। हमें भी हमेशा अच्छे विचार को अपनाना चाहिए, उच्च विचार रखने चाहिए और हमेशा हमारे परिवार, मित्र, साथी और समाज के लिए अच्छी बात ही सोचनी चाहिए। और अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। देखो तो कैसे गले लग रहे हैं एक दूसरे के। ये जो आंसू निकले हैं ना आंखों से, वो प्यार के, अपनेपन के आंसू है। लेकिन बच्चों, आपको यहाँ एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी है, यानी कि अच्छी तरह से याद रखनी है। हमें कोरोना महामारी है तब तक किसी के गले नहीं मिलना, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। हमें सामाजिक दूरी बनाए रखनी है और समय समय पर मिलने वाली चेतावनियों का ख्याल रखना है और सारे नियमों का पालन अवश्य करना है। बच्चों, दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलो अब पाठ में आए नए शब्द देखते हैं। मैं पढ़ूंगी, आपको भी सुनकर पढ़ना है। उपजाऊ, उपजाऊ, भलाई, भलाई,
कटाई, कटाई, खलिहान, खलिहान, भाव विभोर, भाव विभोर। बच्चों अब ये पढ़ो और समझो। सप्रेम, प्रेम, प्रेम भरा। प्रतिदिन, दिन, दैनिक। विज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी। अब आगे देखते हैं। अदृश्य, दृश्य, दृश्यमान। बच्चों आप सोच सकते हो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। आओ तो अब हम उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं ये जानते हैं। पहले हम उपसर्ग किसे कहते हैं ये समझते हैं। किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने वाला यह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है उपसर्ग कहलाता है। या किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने पर पहले शब्द का अर्थ बदल देने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। आओ कुछ उदाहरण से समझते हैं। प्रेम, सप्रेम, दिन, प्रतिदिन, ज्ञान, विज्ञान। बच्चों मैंने कुछ अक्षरों को लाल रंग से दर्शाया है, यह है उपसर्ग। आओ अब जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है। आओ कुछ उदाहरण प्रत्यय के देखते हैं। प्रेम, प्रेम भरा, ज्ञान, ज्ञानी, दिन, दैनिक। बच्चों मैंने जो सुनहरे रंग से दर्शाया है उसे प्रत्यय कहते हैं। बच्चों आप उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर इन शब्दों की सूची बनाइए। बच्चों अब मैं इस पाठ का प्रकट वांचन करने जा रही हूँ। आप सभी को ध्यान से पाठ सुनना है और बाद में आपको भी स्वयं इस पाठ को पढ़ने का सराव करना है। अतः आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप ध्यान लगाकर इस पाठ को सुने। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए।
यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथों को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों की प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। आप इस कहानी को जरूर पढ़िएगा। बच्चों, आपको एक कृति करनी है, भाई भाई का प्रेम। इस पाठ में आए संवाद को अपने साथी मित्र या भाई के साथ साझा करें और इस संवाद का नाट्यकरण करके अपने शिक्षक को अवश्य भेजें। भाई भाई का प्रेम, इस पाठ से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। वह सीख इस प्रकार है, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपने साथी मित्र और परिवारजनों के लिए भलाई की बात सोचनी चाहिए। बच्चों, अगर हम अपनों को कुछ देते हैं तो देने से जो खुशी होती है वह पाने की खुशी से ज़्यादा होती है। अतः आपको भी हमेशा खुशियाँ बांटनी चाहिए। अच्छा तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैंने आपको जो गृहपाठ, स्वाध्याय और पाठ के अंतर्गत आई कृति बताई है वो सब आपको करनी है और अपने टीचर के साथ क्लास ग्रुप में साझा करनी है। और हाँ बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा।
अपने सहपाठी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कहूँ बच्चों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अच्छा तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।